Yes, good morning student. After the completion of types of unemployment, our next topic in unemployment in India is causes of unemployment. हमारा जो आज का टॉपिक है, जो प्रीवियस लेक्चर था, हमने उसमें बात की थी कि जो टाइप्स है इंडिया में, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं, एज वेल एज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सजेशंस टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट। कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों अराइज होता है, क्यों हम अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी वो हमें क्यों देखने को मिलती है, और साथ के साथ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखते हो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो हमें उसको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे हम कुछ जनरल मेजर्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ इन जीडीपी ऑफ ए कंट्री। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसको शो करता है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी में जो जीडीपी होता है, जीडीपी की ग्रोथ को शो करता है। जीडीपी मीन्स, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका सम टोटल विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी भी इकोनॉमी में टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका जो सम टोटल होता है वो क्या होता है, जीडीपी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी वी कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम से हमें क्या पता चलता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कैसी है, स्लो है, वो कम है। तो इस वजह से भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है, कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से सफर करना पड़ता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस वजह से, कि यहाँ पे जीडीपी की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है, और स्लो ग्रोथ होने की वजह से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा अगर होता है तो उससे हमें और ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम उनको नौकरी देंगे। बट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है, हम धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत कम स्लो हमारी ग्रोथ चल रही है। तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ऐसे मिल जाएंगे जो अनएम्प्लॉयड है, जो सीकिंग टू जॉब है बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, जब हमने पुअर्टी को पढ़ा था, जब हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को पढ़ा था। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो हर एक सोशल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है, चाहे वो पुअर्टी हो, चाहे वो बेस्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, एज वेल एज चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो। जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, रैपिडली जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी हम एकदम से राइज नहीं कर सकते, बट पॉपुलेशन जो है वो हमारी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वजह से हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और वहाँ से क्या राइज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर आ सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का प्राइम ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन किसमें लगी हुई है, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर क्या है, एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। सीजनल मतलब आप सब लोग देखते हो कि जब भी फार्मर्स शोइंग करते हैं, बीज उगाते हैं, तो बीज उगाने से और हार्वेस्टिंग के टाइम में बहुत लंबा समय टाइम होता है। एज वेल एज जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो जब वो दूसरी क्रॉप उगाने की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बीच में भी एक टाइम होता है। तो उन दौरान जो फार्मर्स होते हैं उनको जॉबलेस रहना पड़ता है, वर्कलेस रहना पड़ता है, और वहाँ से वो किसको दिखाते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को शो करते हैं। कि वहाँ पे जब काम होता है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग का जब काम होता है, तब तो उनके पास वर्क होता है, बट जैसे ही फार्मिंग का काम ओवर हुआ कुछ टाइम ऐसा आता है कि उनको वहाँ पे अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, बेरोजगार रहना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो कम है हमारे यहाँ पे। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है वो सिर्फ उसी टाइम पे क्रॉपिंग करते हैं जब रेनी
बारिश वाला टाइम होता है तो उसी टाइम पे वो काम करते हैं। उसके बाद जिस सीजन में बारिश नहीं होती तो इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके पास कोई भी काम नहीं होता एंड दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। इंडिया में आज भी क्या है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, साझे का परिवार। तो उसमें क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में अगर एक या दो बंदे भी कहीं काम करके कमा रहे तो बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप उठा लेते हैं और बाकी जो अदर्स होते हैं उनको काम की रिक्वायरमेंट फील ही नहीं होती। अब अगर किसी पर्सन को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसके माइंड में ये रहे कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना है। बट जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो भी इंडिया में बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा कमाता है, वो ही पूरी फैमिली को चला लेता है, बाकी दूसरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती कि मुझे भी काम करना है, जो कि बेरोजगारी का इंडिया में एक बड़ा रीजन है, एक मेन रीजन। नेक्स्ट वन इज डिके ऑफ कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। डिके का मतलब होता है पीछे छूट जाना, पीछे हट जाना। तो इंडिया जो था वो फेमस था हमारे हैंडलूम के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या, उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ का जो हैंडलूम था बहुत फेमस था। तो उस टाइम पे लोग हाथों से चीजें बनाते थे। अब सारे प्रोडक्ट मशीन मेड आ गए। अब मशीन मेड प्रोडक्ट जो है उनकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट का जो हैंडलूम था हमारा, या जो हमारी छोटी छोटी स्मॉल कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी, जैसे लोग घरों में बैठ के अम्ब्रेलाज बनाते थे, स्लीपर्स बनाते थे, बैग बनाते थे, तो वो सारी चीज़ें अब पीछे छूट गई है, जिसकी वजह से जो लोग उस काम में इंगेज थे, जो लोग वो काम करते थे, उन लोगों का काम अब अच्छे से नहीं हो पा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे जहाँ के लेबर है यहाँ की, ये ज़्यादा मोबिलिटी को नहीं शो करते, फ्लेक्सिबल नहीं है। अपने काम को, जो काम उनको करना है सिर्फ उसी में, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा जल्दी से, और जो चेंजमेंट नहीं है तो उस वजह से भी उन्हें कई बार अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जैसे ही कुछ नया चेंज आया तुरंत उसको सीख जाते हैं। कहीं कहीं लैकिंग होती है मोबिलिटी की, कि लेबर जो है वो प्रॉपर अपने काम को परफेक्टली टाइम टू टाइम चेंजमेंट को नहीं फेस कर सकते। तो जब वो चेंजमेंट को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो उस वजह से उनको अपने काम से स्टक ऑफ कर जाना पड़ता है और उनको बेरोजगारी को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों हमारी कैसी है? लो है। और इससे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लिंक करता है प्रोडक्शन के साथ, और प्रोडक्शन किससे जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉयमेंट के साथ। अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट ही कम है। अब इन्वेस्टमेंट कम है, मशीनें ही कम है, तो ज़्यादा लोगों को जॉब कैसे देंगे? तो उस वजह से जो हमारी लो इन्वेस्टमेंट और सेविंग पॉलिसी है इंडिया में, वो भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेन रीजन बना हुआ है। क्लियर? दीज आर द सम मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड वन इज रैपिड growth of population, then agriculture, a seasonal occupation, lack of irrigation facility, joint family system, decay of cottage and household industries, limited mobility of labor, and last one is low saving and investment. After that, जैसे ही हमारे causes है, तो causes अगर हमें पता है तो हम उसका suggestion भी कुछ ना कुछ तो हम solve करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम discuss करेंगे some suggestions to solve the अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में जो कॉजेज थे उन कॉजेज को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें कॉजेज पे वर्क करना पड़ेगा, कि कारण हमें पता चल गए, उन्हीं कारण को हम करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करती हूँ कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 टन ऑफ वीट्स का, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? 100 टन वीट का। अगर हम 100 टन वीट उगा रहे हैं और हम इसको, और यहाँ पे जब हम 100 टन उगा रहे हैं तो हमारे पास 5 वर्कर्स हैं, ठीक है? हम 5 वर्कर्स के हेल्प से 100 टन वीट उगा रहे हैं। हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। हम क्या कोशिश करेंगे कि अब 100 नहीं, अब हम 200 टन वीट जो है वो बनाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, 5 लोग तो 200 नहीं उगा सकते, या 5 लोग तो इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्कर्स को भी कितना करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। तो 3 वर्कर्स जो है वो हमारे एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड होंगे, जिससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या होगी? सोल्व होगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स एवरेज प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन एंड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो एवरेज प्रोडक्शन होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी के नाम से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उससे भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट सोल्व होगा। हाउ, प्रोडक्टिविटी, एक पर्सन कितना प्रोडक्शन कर पाता है, तो अगर हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अगर हमारी बढ़ेगी, पर डे हमें कितना प्रोडक्शन चाहिए, एवरेज प्रोडक्शन में बात करूँ प्रोडक्टिविटी, तो पर डे अगर मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो वहाँ पे भी मुझे अपने नंबर ऑफ लेबर्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड ये किसमें हेल्प करेगा, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इकोनॉमी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे ही हम कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को राइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 मशीनें थी, तो 5 मशीनों को चलाने के लिए कितने ऑपरेटर चाहिए, 5 ऑपरेटर्स चाहिए। अब मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, मैं 10 मशीनें ले आई, तो क्या वो एक ऑपरेटर डबल को हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसमें वो क्या करेगा कि जैसे ही 10 मशीनें हुई तो उसने 5 लोगों को और 5 जो ऑपरेटर्स हैं मशीन के उनको और लगा लिया, जिससे हमारा जो क्या हुआ, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ जाने से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को या अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। हेल्प किसी भी फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है या अदर सोशल हेल्प हो सकती है, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो प्रमोट करें अपने बिजनेस को, अपने टैलेंट को लेके आए, ताकि अपने साथ साथ वो कुछ और लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयड करें। लाइक इनको एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करा देना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए, बिजनेस को ओपन करने के लिए। तो जैसे ही एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो अपने साथ कुछ हायर्ड वर्कर्स भी लेके चलेगा, जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जो रेट है वो डिक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन वो कैसी है, वो कौन सी है, डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्री ओरिएंटेड मतलब कि लोगों को सिर्फ डिग्री से मतलब है, जबकि हमारे पास कैसे होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो जो हमारा ये रिफॉर्म है ये बहुत नेसेसरी है। डिग्री ओरिएंटेशन को हटा के जॉब ओरिएंटेशन पे फोकस करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करानी चाहिए थ्योरेटिकल के कंपेयर में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक होती है, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें पैसे तो ज़्यादा लगते हैं, कैपिटल ज़्यादा लगती है, बट जो टेक्निक हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, टेक्निक जो हम लेते हैं वो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, वहाँ पे लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज अडॉप्ट करती है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो CIT को यूज़ करते हैं। बट इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें अभी भी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको किसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, कि टेक्निक ऐसी हो जिसमें कुछ लोगों को काम भी मिल जाए और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाए, हमारी रिमूव हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रामिंग प्लान्स। प्लान्स स्टैंड फॉर 5-year प्लान्स। हमारे जो 5-year प्लान्स है उसमें भी हम एम्प्लॉयमेंट पे जो भी प्रोग्राम डाले जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव 5-year प्लान जब लॉन्च होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। तो अगर वहाँ पे हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को डालते हैं तो उस पर उसकी इम्पोर्टेंस को फोकस करना चाहिए, उस पर जबकि वो सक्सेस हो जाए ड्यूरिंग द 5-year प्लान और ड्यूरिंग द प्लान। इस चीज़ पे पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए हर एक मन को। दीज आर द सम सोशल सजेशंस टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करती है किसी भी सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लाइक वो अपनी तरफ से कुछ प्रोग्राम्स चलाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है। जैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट को सोल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। जैसे हमारी कई सारी प्लान्स है, लाइक हमारी मनरेगा हो गई। मनरेगा में क्या था, मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट हमारा कब पास हुआ था, इन 2005। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या था कि इस एक्ट के अंदर क्या था कि मिनिमम 100 days वेज गारंटी प्रोवाइड कराई गई थी रूरल एरिया के जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है
उनको। और इस स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट एक जॉब कार्ड इशू करती है और जैसे ही जॉब कार्ड मिलता है तो जॉब कार्ड मिलने के 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज जो पर्सन होता है उसको कहीं ना कहीं एक वेज वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम 100 डेज होता है इन अ ईयर, किसी भी ईयर में 100 डेज। और अगर विद इन 15 डेज जॉब कार्ड इशू होने के 15 दिन तक अगर गवर्नमेंट उस पर्सन को काम नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितने भी 100 दिन वो काम वर्किंग रहेगा उसको उसका अनएम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होती है, बेरोजगारी भत्ता जो होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट के हमारे कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने भी इस सोशल इविल, इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चलाए हैं। लाइक एक हमने बात की थी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी लॉन्च। और इसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि मेक इन इंडिया उन लोगों के लिए है जो लोग अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं बट लैकिंग ऑफ फाइनेंस उनको काम नहीं करने दे रहा है। तो वहाँ पे मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनको सारी जो भी फैसिलिटीज वो चाहते हैं फॉर एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस वो प्रोवाइड कराई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और ताकि वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाए हर एक सेक्टर में। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया, मेक इन इंडिया स्कीम चलाई। ये हमारे इस टाइप के कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाए थे अपनी इकोनॉमी में से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द कॉजेज एंड solution of unemployment in India. Our next topic is consequences of unemployment. Consequences मतलब कि जो unemployment है उसके क्या क्या हमें जो भी चीज़ें उसके we can say that उसके इफेक्ट हमें क्या क्या नजर आ रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर, इकोनॉमी में क्या कुछ हमें उसके बारे में देखने को मिल रहा है। तो जब हम consequences की बात करते हैं तो consequences में हमारे पास 2 टाइप के consequences आते हैं। कुछ हमारे इकोनॉमिक जो इफेक्ट है वो होते हैं, कुछ हमारे सोशल इफेक्ट होते हैं। बेरोजगारी के हमारे बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव, क्या क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है एक सोशल प्रॉब्लम है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक and second one is social. Clear? Yes. Let's start economic. Economic stand for इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम किसकी बात करने लग जाते हैं, फाइनेंस की बात करने लग जाते हैं, मनी की बात करने लग जाते हैं। और जहाँ पे हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल डायरेक्टली रिलेटेड विद सोसाइटी। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे क्या होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो परफेक्टली ग्रो नहीं होगी, उसमें धीरे धीरे हमें ग्रोथ देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत भारी भरकम प्रॉब्लम है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और अगर इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो वहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर। अगर सेकेंड वन इज लो आउटपुट, जो आउटपुट है वो भी हमारा कैसा रहेगा, कम रहेगा, प्रोडक्शन जो है हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा। क्लियर। अब लो आउटपुट है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट मींस जो हमारा नेशनल इनकम है वो भी कैसा होगा, लो नेशनल इनकम, वो भी हमारा नेशनल इनकम भी कम होगा क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, साथ के साथ आउटपुट भी कम है और तो इससे हमारा नेशनल इनकम भी क्या होगा, कम होगा। और नेशनल इनकम कम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगा और पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, कम होगी। लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम से कम करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर है। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देखने को मिलते हैं। नाउ सेकंड वन इज सोशल।
सोशल स्ट्रगल्स आएंगे, कुछ हमारी जो कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो उनके पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि लो लाइफ स्टैंडर्ड आएगा, उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो कैसा रहेगा, लो रहेगा। वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी उनकी लाइफ के लिए नेसेसरी है, उनको वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सेकंड वन इज क्लास स्ट्रगल आएगा। क्लास स्ट्रगल मींस डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। आप देखते हो कि जो रिचर सेक्शन है, जिसके पास एक अच्छी जॉब है और जिसके पास जॉब नहीं है, जो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो दोनों के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दोनों एक दूसरे से अपनी जो भी थिंकिंग है वो मैचअप नहीं कर पाते, जिससे लड़ाई झगड़े का ऐसा माहौल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर? देन सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट मतलब जो हमारी सोशल इवेंट्स होती है, लाइक चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, ये सारा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन। अगर एक बंदा बैंक में मैनेजर है, अच्छी पोस्ट पे एक टीचर है, तो क्या वो चोरी करेगा? क्योंकि उसके पास जितने उसका पैसा चाहिए, जितने उसकी नेसेसरी है, उस हिसाब से उसके पास अमाउंट आ जाता है। तो ऐसे में ये जो सोशल अनरेस्ट में कौन इन्वॉल्व होता है, ऐसे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास कोई भी रेगुलर वर्क नहीं होता, कोई भी जॉब नहीं होती। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे हमारी कंट्री में सोशल अनरेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर द सम कंसिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्लियर? इकोनॉमिक एंड सोशल। दिस इज all over about unemployment in India. Next chapter we will start in our next class. Thank you so much.